एक फौजी जब अपनी ड्यूटी पर होता था तो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी ससुराल से एक व्यक्ति आता था। वो व्यक्ति आता था, आने के बाद चला जाया करता था, लेकिन फौजी इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता था। और एक दिन फौजी की माता और फौजी के पिता ने उस व्यक्ति को आते देखा और घर की जो बहू थी उस बहू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। जैसी आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं, ये बात वो फौजी से बताते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी बीवी से मिलने के लिए एक व्यक्ति आता है और वो आने के बाद ऐसी गंदी हरकत करता है। फौजी ने छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद अपनी बीवी से कहा कि कौन व्यक्ति है। तब वो महिला अपनी कहानी बताती है। कहानी बताने के बाद उस व्यक्ति को फिर से बुलवाया जाता है और बुलवाने के बाद फिर उसे बहुत बुरी तरह से मौत दी जाती है। ऐसी मौत की उस इलाके में इस मौत की चर्चा हो जाती है। पुलिस गिरफ्तार जरूर करती है, लेकिन ठोस पैरवी न होने के कारण फौजी आराम से छूट जाता है। आज की कहानी उस व्यक्ति की है जिसका कत्ल होता है। वो पैसे के नशे में इतना चूर होता है, न केवल करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद कर देता है, बल्कि इस कहानी में अदला बदली यानी कि बीवियों की अदला बदली का खेल जो होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, और बुलंदशहर जिले का ही एक कस्बा लगता है। दरअसल कहानी उसी कस्बे की है। दरअसल एक व्यक्ति है जो लाला है, और लाला ने एक पेटी डीलर के लिए अप्लाई किया था। साल 1997-98 के आसपास का ये वाकया है। तो उस दौर में, उस वक्त में डीएम साहब ही पेटी डीलर का लाइसेंस बनाया करते थे, क्योंकि जैसे आजकल आप देखते होंगे 2-3 किलोमीटर के दायरे में आपको कोई ना कोई पेट्रोल पंप मिल जाता है। लेकिन वो दौर ऐसा था, उस वक्त में पेट्रोल पंप नहीं हुआ करते थे, बल्कि गांव-गांव या कस्बे-कस्बे में जगह जगह पेटी डीलर की दुकानें हुआ करती थी। वहां से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इस तरह से मिला करता था, और उसी से वो इतनी इनकम किया करते थे, बहुत ज्यादा। दिन भर में अच्छी खासी इनकम होती थी, और इसी इनकम से वो रातों रात अमीर भी बन रहे थे। और ये लाला भी कुछ ऐसे ही था। लेकिन लाला की लापरवाही के चलते एक दिन दुकान में बहुत बुरी तरह से आग लग जाती है, और जैसे ही आग लगती है लाला भी उसी आग में झुलस कर मर जाता है। और जब मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उसका जो बड़ा बेटा होता है, जिसका नाम मुकेश कुमार होता है, मुकेश कुमार के पास पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। उसके बाप ने इतना पैसा कमाया कि कम से कम 200 बीघा जमीन और बहुत सारे पैसे उसने इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन बेटे का जो चाल चलन था बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। बेटे की गांव के कुछ लोगों से, कस्बे के कुछ लोगों से दोस्ती थी, और उन्हीं में से एक दोस्त होता है खालिद। दरअसल खालिद और उसकी पत्नी अफसाना, उसका एक बेटा होता है लगभग 3 या 4 साल के आसपास का। बेटा अचानक से बीमार हो जाता है। तब खालिद की जो पत्नी होती है अफसाना, वो कहती है कि बेटे का इलाज कराना बहुत जरूरी है, यदि इलाज नहीं कराया तो ये मर जाएगा, और इसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे जो दोस्त हैं, गांव के अच्छे खासे जमींदार हैं, उनके पास बहुत पैसा है, तुम जाकर उनसे मदद मांगो, शायद वो मदद कर देंगे। जैसे ही खालिद अपने दोस्त के पास जाता है, मुकेश के पास जाने के बाद कहता है कि भाई, मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम चाहो तो मेरी आर्थिक रूप से मदद कर दो, मैं तुम्हारे पाई पैसे को एक लौटा दूंगा और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। जैसे ही खालिद ने रिक्वेस्ट करते हुए मुकेश से पैसे मांगे, मुकेश ने काफी सोचने समझने की बात कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम पैसे वापस कर नहीं पाओगे। यदि तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। खालिद के सामने एक ऑफर रखता है, और ऑफर वो कुछ इतना खतरनाक होता है, इतना भयानक होता है, जिसको सुनने के बाद खालिद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इतनी खूबसूरत बीवी है, उस बीवी को तुम्हें मेरे पास भेजना पड़ेगा, और जितने चाहे वो यहां से पैसे ले जा सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। जैसे मुकेश खालिद से बात कहता है, तो मुकेश की बात सुनने के बाद खालिद रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है कि तुम दोस्त हो, दोस्त होकर ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस तरह से यहाँ एक दूसरे में काफी बात होती है, बहसबाजी होती है। लेकिन खालिद बिना कुछ कहे, क्योंकि वो गरीब था, इसलिए वो उसका ना मुकाबला कर सका, ना उससे कुछ ज्यादा बात कर सका। चुपचाप घर आता है, मायूस होकर अपनी बीवी के सामने बैठ जाता है। इसकी बीवी कहती है कि तुम्हारे दोस्त ने पैसे दिए कि नहीं दिए। वो कहता है कि पैसे नहीं दिए। जब बीवी बार बार पूछती है कि वो तुम्हारा दोस्त है, पैसे क्यों नहीं दिए, क्या बात है, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, वो कहता है कि बात बताने लायक नहीं है। वो अपने पति को, अपने शोहर को वो कसम धर्म खिलाती है और कहती है कि जो बात है, जैसी भी बात है, मुझे बताओ, मैं भी तो जानूं तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और क्या बात नहीं। तभी वो कहता है कि तुम्हें भेजने के लिए, तुम्हें पास भेजने के लिए कहता है, तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए, तुम्हारे साथ रात बिताने की बात करता है। कहता है कि जितने चाहो उतने पैसे ले जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है, वैसे दे दूंगा। बीवी जब ये बात सुनती है, इनकी अफसाना ये बात सुनने के बाद उसे शुरुआत में तो बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि उसके बेटे की जान खतरे में थी, उसका इलाज कराना बेहद जरूरी था,
वो सीधा जाती है उसके पास, मुकेश के पास, और जाकर कहती है कि जो चाहे तुम वो कर लो, लेकिन मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। मुकेश ने उसके साथ वो किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। इंसानियत इस बात को बिल्कुल कतई इजाजत नहीं देती। उसने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसके साथ उसके शारीरिक संबंध बनाए, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे पहली बार में 10,000 रुपए की रकम दी, और 10,000 रुपए लेकर वो अपने बेटे का इलाज कराने के लिए शहर जाती है। शहर जाने के बाद वो अपना इलाज कराते हैं और वापस आ जाते हैं। बेटा स्वस्थ हो जाता है, जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आती है। उसके कुछ दिन के बाद मुकेश फिर आता है, आकर कहता है कि तुम यदि मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और ये सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी 5,000, कभी 10,000, कभी ज्यादा, कभी कुछ कम। इस तरह से लगातार पैसे की डिमांड वो पूरी करता रहा, और वो महिला उसके पास जाती रही। उसका काम था पेटी डीलर का। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था, हर रोज बहुत अच्छी खासी इनकम होती थी, उसके पास अच्छी खासी जमीनें थी, और उस महिला ने उसके साथ ज्यादातर वक्त बिताना शुरू कर दिया। खालिद को यह बात बहुत ज्यादा चुभती थी, बुरी लगती थी, लेकिन उस महिला ने अब गांव छोड़ने का पूरी तरह से इरादा बना लिया था। उसके लिए उसने दिल्ली में अपनी जगह खरीदने का मन बनाया। अपने पति से कहा कि तुम जाकर दिल्ली में कोई जगह ढूंढो, हम लोग दिल्ली रहेंगे। और वो मुकेश के पास जाती थी, उससे अच्छी खासी रकम लेती थी, कभी 1 लाख तो कभी उससे ज्यादा ले लिया करती थी। इसी हिसाब से उसने दिल्ली में एक जमीन खरीदी। जमीन खरीदने के बाद वहां पर अपना घर बनाया, और घर बनाने के बाद अपने पति अपने बेटे के साथ वो जाकर दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। और ये इस बीच में कई साल बीत जाते हैं। कई साल बीतने के बाद इसका जो काम था, जो मन था, वो काम में नहीं लगता था, और जिसकी वजह से उसका काम लगातार पिटता चला जाता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, ठीक वैसे वैसे पेट्रोल पंप का जमाना आ रहा था, और पेटी डीलर का काम बिल्कुल ठप होने लगता है, बेकार होने लगता है। धीरे धीरे करके वो अपनी जमीनों को बेचने लगता है, और जमीन बेचते बेचते वो अय्याशीगिरी में ही ऐसे पैसे खर्च करता था। न केवल उसकी जिंदगी में अफसाना थी, बल्कि कई ऐसी महिलाओं के साथ उसके शारीरिक संबंध बने हुए थे। वो जब जब कोई व्यक्ति उसके पास आता था, तब तब उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के बाद ऐसे ही उसकी बीवियों को अपने पास भेज दिया करता था। और जब कुछ साल बीत जाते हैं, जब उसके पास पैसे की तंगी हो जाती है, जब वो परेशान रहने लगता है, तब वो एक बार फिर से अफसाना के पास दिल्ली जाता है। और दिल्ली जाने के बाद कहता है कि अफसाना, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। और अफसाना जब ये बात सुनती है तो अफसाना कहती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है, तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो, लेकिन एक शर्त है, और उस शर्त को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। वो पूछता है कि मैं क्या शर्त है। वो कहती है कि तुम अपनी बीवी को मेरे शोहर के पास भेजना पड़ेगा। तुम्हारी बीवी मेरे शोहर के पास आएगी, वो जैसे चाहे, जैसे करे तो वैसा करने देना, और जब तुम चाहो मुझे अपने पास बुला सकते हो, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। जैसे ही मुकेश ये बात सुनता है, अफसाना की बात सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार अफसाना ऐसी बात कैसे बोल सकती है। वो कहती है कि ठीक है, एक दौर में तुमने मेरा फायदा उठाया था, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था, आज तुम मजबूर हो तो शायद हमें भी थोड़ा बहुत फायदा उठा लेना चाहिए। तुम अपनी बीवी को भेजो, तुम्हारी पैसे से भी मदद की जाएगी, और साथ ही तुम जो चाहे वो भी कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद मुकेश वापिस आता है। वापिस आने के बाद गांव की ही एक लड़की होती है जिसका नाम मीनू चौहान होता है। मीनू चौहान से उसकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। शादीशुदा होने के बावजूद, उसके बच्चे होने के बावजूद वो मीनू चौहान के इर्द गिर्द रहता था, उससे बातचीत करता था, उससे करीबी दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती के बीच में उनके दोनों के बीच में आपस में फिजिकल रिलेशन भी बने लगते हैं। अफसाना का चैप्टर तो बंद हो चुका था, और मीनू चौहान का चैप्टर शुरू हो जाता है। इस बीच में मीनू चौहान की शादी एक फौजी से होती है। आसपास कहीं कोई गांव था, उस गांव में उसकी शादी हो जाती है। वो ठीक ठाक रहने लगती है, और यहां से मुकेश कोशिश करता था कि उसके घर जाए उस वक्त में जिस वक्त में घर में फौजी ना हो। और इसी बात को देखते हुए उसने उस मीनू के साथ भी उसने शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। जब उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में था, तब उस मीनू चौहान के सास ससुर ने उसे देख लिया, और देखने के बाद ये बात अपने बेटे से बताई। जब ये बेटा फौजी ये बात सुनता है तो फौजी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है। फौजी छुट्टी लेकर आता है, मीनू से पूरी कहानी पूछता है। वो कहती है कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसने घर में दस्तक दी, और उसके साथ उसने ऐसी हरकतें कर रहा था मायके में, और वही हरकतें उसने ससुराल में भी करना शुरू कर दिया। फौजी ने अपनी पत्नी का साथ दिया, और साथ देने के बाद उससे कहा कि तुम्हें एक बार उस मुकेश को बुलाना पड़ेगा, और जैसे ही वो आएगा तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। उसको धोखे से बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसको बुरी तरह से चाकू से गोद कर जब मार दिया जाता है, जब ये बात कानून को पता चलती है, पुलिस को पता चलती है, पुलिस से गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भी भेजती है, फौजी को और बाकी लोगों को जो इसमें शामिल होते हैं। लेकिन पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण, और पर्याप्त इस मामले की पैरवी ना होने के कारण, ये मामला ज्यादा दिन अदालत में टिक नहीं पाता, और वो लोग सारे छूट जाते हैं। जब लोग छूट जाते हैं, तब लोगों को याद आती है उस व्यक्ति की, उस कस्बे में उस लाला की कहानी, जिस लाला ने मेहनत करके एक पेटी डीलर का काम किया और बहुत सारे पैसे कमाए, और पैसे कमाने के बाद अपने बच्चों को लिए वो कुछ इतना कर जाता है, लेकिन आग में जलकर खुद मर जाता है, और अपने बेटे के लिए बहुत सारी दौलत छोड़ के जाता है, लेकिन बेटा यासी में सारी दौलत को उड़ा देता है। दोस्तों, ये जो घटना है, ये जो पूरी कहानी है, बुलंदशहर के एक बसपा के नेता हैं फिरोज सिंह, उन्होंने ये हमें कहानी भेजी थी। उनकी बताई हुई कहानी को हमने सुनाया था। शायद साल 2005 में उस व्यक्ति का मर्डर हो जाता है।
दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि किसी की भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह से लाला ने उस अफसाना कर उसके पति खालिद का फायदा उठाया था, और उस दिन फायदा उठाने के बाद न केवल उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, बल्कि उसको मुंह मांगी रकम भी दिया करता था। खुद कंगाल होता चला गया, खुद सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया। उसके बच्चों के पास अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। दोस्तों अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।